Most beneficent, the most merciful. Dear student, in today's session, you people are going to learn general knowledge, PPSC past paper, and recap of literary criticism. So let's discuss certain things prior to start our today's session. कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. देखें, रेनेसेंस एज कब आई थी? कोई बताएगा आप में से? यूरोप के अंदर. रेनेसेंस एज यूरोप. 15th मैंने यूरोप के अंदर पूछा है, और इन इंग्लैंड, ये हम बाद में. यानी जनरल क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में कब आई थी रेनेसेंस एज और यूरोप में कब आई थी. इंग्लैंड तो एक यूरोप के अंदर है ना, एक स्पेसिफिक कंट्री है. एक ओवरऑल यूरोप के अंदर जो ये मूवमेंट आई थी रेनेसेंस की, जिसमें रीबर्थ ऑफ नॉलेज. ये रेनेसेंस क्या है? फ्रेंच वर्ड है. रेनेसेंस मीन रीबर्थ ऑफ नॉलेज. ओके, सो इंग्लैंड के अंदर कहते हैं कि ये 14th सेंचुरी में आई है और 17th सेंचुरी तक इसका ड्यूरेशन है. ठीक है, ये आप जनरली अगर वो कहें कि यूरोप के अंदर कब आई है तो आप बताएंगे कि 14th सेंचुरी में आई, और इसका ड्यूरेशन 14 से 17th सेंचुरी. तो अगर हम बात करें कि इंग्लैंड में ये कैसे पहुंची है ये मूवमेंट, और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसका जो मेन कॉज था रेनेसेंस आने का, फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल. when Italian, Turkish people, they attacked on Constantinople, and that, they collapsed the Roman Greek civilization as well, especially their literature. So the literature and a lot of important, members and especially literature that was burned and destroyed. But some writers, they took the work of the Aristotle, Plato, and ancient writer, Augustan age writer. They took and they mean that they disappeared in various countries of the Europe. वेरियस यूरोपियन कंट्रीज़ के पार्ट में वो फैल गए, इतने खौफज़दा हुए कि वो दौड़ गए, और उसी से जब वो डिफरेंट स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए. तो जब वो बिखर गए डिफरेंट कंट्री में, वही कुछ यूरोप, रोम में चले गए, इटली में, कुछ कहीं चले गए, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई किधर चला गया. उन्होंने मिल के वो एक मूवमेंट ले आए. जहाँ जहाँ गए उन लोगों ने, सबसे पहले ये इटली में स्टार्ट हुई. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई. यानी वो कॉन्स्टेंटिनोपल के नज़दीक क्या था, इटली था, तो वो इटली लोग ज़्यादा गए थे. उन्होंने इटली में जाके पहले तो चेंजिंग लेकर आए. फिर वहाँ से लोग जो है यूरोप से आते, दीगर कंट्री से वो इटली आने लग गए. इटली जब वो लोग आते थे तो इटली से इल्म हासिल करते थे. तो इंग्लैंड और उस वक्त ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मौजूद थी. तो इंग्लैंड के अंदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि हमें इतनी दूर जो जाना पड़ता है, क्यों ना हम यहाँ पे इसको हब बना लें. हम क्या करें कि ये लिटरेचर जो है हम यहाँ पे क्यों ना इसको स्टार्ट कर लें. तो उन्होंने स्टडी किया, सीखा, इटालियन और डिफरेंट राइटर्स थे, और फिर उन्होंने वहाँ पे ही वर्क करना शुरू कर दिया. ये फिर इंग्लैंड के अंदर रेनेसेंस ले आए. बात समझ आ रही है कि ये इटली में स्टार्ट हुआ 14th सेंचुरी में, वहाँ से ये फ्रांस में आई, फ्रांस से दूसरे कंट्री में आई, फ्रांस और इंग्लैंड साथ साथ हैं. फ्रांस से ये इंग्लैंड में आई, और इंग्लैंड से ये पूरे कंट्री में ये मूवमेंट जो है ऐसे फैल गई. और इसमें हुआ क्या था, रीबर्थ ऑफ नॉलेज. जितना भी रोमन ग्रीक्स का जो पुराना नॉलेज था, उन्होंने उसको रिवाइव किया, रीबर्थ उसकी हुई. तो इसको कहते हैं रीबर्थ ऑफ नॉलेज. क्या कहा जाता है इसको? रीबर्थ ऑफ नॉलेज. तो बात समझ आ गई. ये 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, 14 से 17th सेंचुरी तक इसकी ओवरऑल इसका पीरियड है. और फिर जब आपसे वो पूछ लें कि व्हेन डिड इट स्टार्ट इन इंग्लैंड, व्हेन डिड रेनेसेंस स्टार्ट इन इंग्लैंड, तो ये
इंग्लैंड के अंदर कब स्टार्ट हुई? हम बताएंगे लेट 15th सेंचुरी, क्योंकि इसको पहुँचते पहुँचते 15th सेंचुरी तक का पीरियड तो लग गया। अब ये इटली से इसने कहाँ पे आना है? फ्रांस में, फ्रांस से ये इंग्लैंड में। तो ये आते आते कहते हैं कि लेट 15th सेंचुरी थी, और अर्ली 17th सेंचुरी का जो पीरियड है उसको क्या कहा जाता है? रेनेसांस एज। अब इसको मज़ीद डिवाइड किया गया। जब इसके राइटर हम पढ़ेंगे तो राइटर भी एक इसका है अर्ली पीरियड, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग पैशनेट थे। अर्ली जब नई नई चीज़ आती है तो लोग बड़े पैशनेट होते हैं, ठीक है। अर्ली स्टार्ट हो रहा था, अर्ली पीरियड, फिर हाई पीरियड, यहाँ से फिर हाई पीरियड पे आता है। अर्ली से जब स्टार्ट होता है हाई पीरियड आता है, फिर ये लेट पीरियड आता है। आपको पता है इसमें बहुत सारे जो किंग हैं वो बदलते गए हैं। एलिज़ाबेथन एज का कब पीरियड है? क्योंकि एलिज़ाबेथन एज तो इसके अंदर ही आती है ना। एलिज़ाबेथन एज किसके अंदर आती है? एलिज़ाबेथन एज स्टार्ट कब होती है? लिख लें 1558 से जब क्वीन की डेथ होती है 1603 तक। ये किसकी बेटी थी? हेनरी VIII की। हेनरी VIII ने बहुत सारी शादियां की थी ताकि उसे वारस मिल जाए, लेकिन वारस नहीं मिला। इवन कि उसने किंग जो रोमन कैथोलिक किंग था उसके साथ भी उसने कट ऑफ कर दिया था लिंक, ताकि न्यू एक प्रोटेस्टेंट अपना चर्च बना ले। वो इजाज़त नहीं देते थे कि ये जालिम है। हेनरी और शादियां भी की, औरतों को भी कत्ल किया, मतलब क्वींस जो थी उनको कत्ल भी करता रहा। और एलिज़ाबेथ ने ये सब कुछ देखा था कि उसका बाप कितना जालिम है, मेल डोमिनेट पीरियड देखा था, तो उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगी। इवन कि किंग जो स्पेन का किंग था उसने ऑफ़र की और उसने लड़ाई भी की। आपने वो सुनी होगी बैटल ऑफ स्पेनिश आर्मेडा जो है, वो हमने पढ़ा था कि किस तरह लड़ाई हुई, फिर उसने जीत ली क्वीन एलिज़ाबेथ ने। उसके बाद हमने पढ़ा रेनेसांस एज के बाद हमने क्लासिकल एज को पढ़ा। क्लासिकल एज हमने पढ़ी थी। क्लासिकल एज का भी पीरियड लिख लें। क्लासिकल एज के जो राइटर थे, मैं जस्ट आपको बताने लगा हूँ क्योंकि हम इसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कुछ पॉइंट देखेंगे तो वो इनसे रिलेटेड है। मैंने कहा मैं पहले ही बता दूँ। 1775 में ये स्टार्ट हुई है और 1825 तक चली है, ठीक है। इसमें डिफरेंट जो 3 ग्रेट नाम है जिन्होंने डोमिनेट किया इस एज को। ओवरऑल क्लासिकल एज क्या है कि जितना भी पुराना लिटरेचर था उसको उन्होंने या तो ट्रांसलेट किया या उनके असूलों को फॉलो किया कि पोइट्री भी करनी है तो उनके असूलों के मुताबिक पोइट्री को बंद किया हुआ था। शैकल, रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर और ख़ास असूलों से, जो कि ऐसे लगता था कि जैसे किसी आर्ट को चेन किया होता है। तो रोमांटिक जो क्रिटिक्स हैं, रोमांटिक्स जो पोइट्स हैं, वो इसको डिसलाइक करते हैं और कहते हैं कि पोइट्री को कभी भी आप आर्ट को चेन नहीं कर सकते। चेन करोगे तो वो अपना असर जो है उसका ज़ायल